हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। कल की क्लास के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए सेट और उसका रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, यानी कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नए हैं तो हमारी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल की क्लास के अंदर हमने सेट की इंट्रोडक्शन में ये देखा था कि जो सेट चैप्टर है वो एक फंडामेंटल चैप्टर है और मैथमेटिक्स की लगभग एवरी ब्रांच के अंदर उसका क्या होता है, यूज होता है। साथ ही हमने सेट की डेफिनेशन भी देखी थी। सेट की डेफिनेशन देखी थी कि ये सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका, ऑब्जेक्ट्स का। और साथ ही हमने एक बेसिक एग्जांपल भी देखा था कि अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट के 5 वोवल्स लेते हैं तो उनको किस प्रकार से लिखा जाता है और वो किस प्रकार से सेट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। आज की क्लास में हम उसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी ये क्लास 2 रहेगी और इसके अंदर हम सेट का क्या देखने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। और ये हमारा क्या रहेगा, थंबनेल, या फिर हमारा क्या रहने वाला है, टाइटल रहने वाला है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाने की कोशिश की थी, आज भी हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। हमारी सभी क्लासेस बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट रहेंगी। हम सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और सारे एक्सरसाइज के दिए गए एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आप मैक्सिमम हमारी वीडियोस को शेयर करें, साथ ही लाइक एंड कमेंट करें। ये आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक है। इसके अंदर कल हम इंट्रोडक्शन तक देख चुके थे। सेट के कहां तक देख चुके थे, इंट्रोडक्शन तक। तो अगर किसी ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास देख के यहां तक पहुंचे, आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। आप डायरेक्ट सेकंड क्लास से देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका ये पार्ट क्या हो जाए, स्किप हो जाए। तो आप फर्स्ट क्लास को देखते हुए यहां तक पहुंचे। आज हम यहां से शुरू करने वाले हैं, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स यानी कि समुच्चय और रिप्रेजेंटेशन यानी कि उनको प्रदर्शित करने का तरीका, यानी कि सेट को मैथमेटिक्स के अंदर किस प्रकार से रिप्रेजेंट या किस प्रकार से उनको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो देखो एक एक लाइन देखते हुए चलते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड सच एज। हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस की बात करते हैं। जैसे कि ये ऐसे कहना चाहता है कि हम लोग जब डेली यूज में अपनी लाइफ जीते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे कलेक्शंस देखते हैं। जैसे कि ए पैक ऑफ कार्ड्स, जो प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं तो उनका एक कलेक्शन होता है, नहीं होता, कलेक्शन होता है ना। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तो वो प्लेइंग कार्ड्स का एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। अगर मान लो उसके अंदर से 2 पत्ते मिस हो जाएं तो वो क्या कलेक्शन बनेगा क्या, क्या फिर उससे गेम खेला जा सकता है क्या, नहीं खेला जा सकता ना। तो वो एक क्या है, कलेक्शन है। वो चलते हैं। एक क्राउड ऑफ पीपुल, आप मान लो कहीं पे मेला भर रहा है तो उस मेले के अंदर जो पॉपुलेशन आती है, जो पीपुल आते हैं, तो उनकी क्राउड का एक कलेक्शन बनता है, नहीं बनता, उनका कलेक्शन बनता है। एक क्रिकेट टीम, अगर क्रिकेट टीम के अंदर मान लो 11 प्लेयर्स नहीं हो तो क्या क्रिकेट टीम बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी ना। तो ये हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम बहुत सारे क्या देखते हैं, कलेक्शन देखते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कलेक्शन की बात आखिर आ क्यों रही है। कल की क्लास के अंदर हमने जो सेट की डेफिनेशन देखी थी ना, वो सेट की डेफिनेशन यही थी, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय जो होता है ना, जो सेट होता है, वो कलेक्शन ही होता है। अब कलेक्शन किसका हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट प्लेइंग कार्ड्स भी हो सकते हैं, आपकी क्रिकेट टीम भी हो सकती है, पीपुल्स का क्या हो सकता है, क्राउड भी हो सकता है। आगे चलते हैं। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस कलेक्शंस, फॉर एग्जाम्पल। अब बात आती है मैथ के अंदर, मैथ में किस प्रकार के कलेक्शन बनते हैं। ये तो हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर कलेक्शन हो गए। अब बात आती है कि मैथ में कैसे कलेक्शन बनते हैं, तो वो बोलता है नेचुरल नंबर का कलेक्शन हुआ।
तो पहले तो मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4। अगर मैं एक काम करूं, ये एंड सो ऑन, इसके आगे और भी बहुत सारे होते हैं, 5 6 7, ये सब नेचुरल नंबर्स ही हैं। इनको मान लो मैं करली ब्रैकेट के अंदर क्या कर दूं, कलेक्ट कर दूं। इनको मैं क्या कर लूं, एक जगह क्या कर लूं, कलेक्ट कर लूं। तो ये कलेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, कलेक्शन बनेगा। और ये कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ये कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, सेट। आगे वो बोलते हैं प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। तो जैसे कि आपके 2 3 5 7 11 13, ये आपने प्राइम नंबर्स लिए और इन प्राइम नंबर्स को आपने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो वो कलेक्शन किसका बनेगा, प्राइम नंबर्स का क्या बन जाएगा, कलेक्शन बन जाएगा। मोर स्पेशली वी एग्जाम द फॉलोइंग कलेक्शन। इसके अलावा भी वो कहना चाहता है कि मैं आपको बहुत सारे कलेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूं। तो कुल मिला के सेट की डेफिनेशन जो होती है ना, वो यही होती है, सेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। बस वो कलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। यहां पे इस टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना, वेल डिफाइंड का। इस वेल डिफाइंड का यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस क्यों है आपको भी समझ में आएगा, देखना। तो कोई पूछ ले कि सेट की डेफिनेशन क्या है, तो आपको सिंपल से बताना है कि सेट एक प्रकार का ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है। बस वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है अभी समझते हैं। देखो एक बार और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ये बोलते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, किसके एग्जांपल हैं, सेट के। तो फर्स्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं एक बार के लिए। ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हमें ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, वो भी किससे छोटे, 10 से छोटे। मान लो मेरे पास एक ये कोई बॉक्स है, ये कोई टोकरी है, मान लो एक बार के लिए मेरे पास ये कोई टोकरी है। इस टोकरी, इस बकेट के अंदर मैं लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स, वो भी कौन से, ओड नेचुरल नंबर्स को क्या करना चाहता हूं, कलेक्ट करना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, नेचुरल नंबर यहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक बार हम 10 तक नेचुरल नंबर ले लिए। उसने कहा कि आपको ओड नेचुरल नंबर लेने हैं, वो भी लेस देन क्या होनी चाहिए, 10। तो 1 जाएगा क्या, 1 इस टोकरी के अंदर जाएगा, क्योंकि मेरा 1 क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। 2 जाएगा क्या, 2 बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 2 इवन नेचुरल नंबर है और उसने कहा कौन सा है, ओड। तो 2 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 3 जाएगा क्या, 3 तो जाएगा, क्योंकि 3 मेरा ओड नेचुरल नंबर है, इस टोकरी के अंदर चला गया मेरा 3। 4 जाएगा क्या, 4 नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा 4 इवन नेचुरल नंबर है, कौन सा है, इवन। 5 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, और 5 जाएगा तो इस टोकरी के अंदर मैंने डाल दिया 5। 6 जाएगा क्या इस टोकरी के अंदर, 6 नहीं जाएगा, क्योंकि 6 मेरा इवन नेचुरल नंबर है और वो चाहता क्या है, ओड नेचुरल नंबर, नहीं जाएगा। 7 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ये चला गया मेरा 7। 8 जाएगा क्या, 8 नहीं जाएगा। 9 जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, ये चला गया मेरा 9। क्या मेरा 10 जाएगा क्या, 10 नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो पहली बात ये इवन है और उसने कहा भी क्या है, लेस देन 10। तो मेरा 10 भी इसके अंदर नहीं जाएगा। एक बार चेक करके देखो, क्या उसने 1 3 5 7 9 लिए क्या, 1 3 5 7 9। तो ये मेरा एक कलेक्शन बन गया और ये कलेक्शन ही मेरा क्या कहलाता है, सेट। ये कलेक्शन ही मेरा क्या कहलाता है, सेट। बस एक बात यहां पे हम आगे देखेंगे कि मैथमेटिक्स के अंदर जो कलेक्शन किया जाता है ना, जो वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स को, वो किसी बकेट के अंदर या किसी टोकरी के अंदर नहीं किया जाता, वो करली ब्रैकेट के अंदर किया जाता है। 1 3 5 7 9, ये मेरा सेट बना है। ओरिजिनली जो मेरा सेट बना है वो ये बना है। बस एक बार समझने के लिए हमने जो कलेक्शन किया है वो किसके अंदर कर लिया, एक बकेट के अंदर या फिर एक टोकरी के अंदर कर लिया। तो ये जो मेरा कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन मेरा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ये मेरा क्या है, वेल डिफाइंड। ये मेरा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कोई पूछ ले 11 जाएगा क्या, 11 नहीं जाएगा, क्योंकि उसने लेस देन क्या बोला है, 10। तो ये जो मेरा कलेक्शन बना है ना, ये मेरा कलेक्शन कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड शब्द से मतलब ये है, किसी एलिमेंट के बारे में हम निश्चित तौर पे ये बता सके कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन के अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई आपसे पूछ ले इस कलेक्शन के अंदर 3 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 मेरा नेचुरल नंबर भी है और 3 मेरा ओड नेचुरल नंबर भी है। तो 3 इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। वो कहना चाहता है कि आपको कलेक्शन बनाना है, आपको क्या बनाना है, कलेक्शन। कलेक्शन भी किसका, द रिवर्स ऑफ इंडिया का। कलेक्शन भी किसका बनाना है, रिवर्स ऑफ इंडिया का। मैंने पहले ही कहा कि आपको कलेक्ट करना है चीजों को, क्या कलेक्ट, इंडिया की रिवर्स को क्या करना है, कलेक्ट। तो कलेक्ट करते समय मैथमेटिक्स के अंदर किसका यूज किया जाता है, करली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो अब इंडिया की रिवर कौन कौन सी हैं, गंगा, तो एक तो मैंने रिवर डाल दी गंगा, गंगा रिवर कलेक्ट कर ली, कॉमा, क्या अकेली गंगा रिवर है क्या, नहीं, यमुना, यमुना रिवर डाल दी, गंगा यमुना, और कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये मैंने इसके अंदर कौन सी रिवर डाल दी, ब्रह्मपुत्र रिवर डाल दी, कोमा, और कौन सी रिवर है, कावेरी, कावेरी रिवर डाल दी, और कौन सी रिवर है लूनी। इंडिया की बहुत सारी रिवर्स हैं, और एंड सो ऑन कर दो, इस साइन को बोलते हैं एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब भारत की इनकी जैसी और नदियां आएंगी, और ये मैंने करली ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद। तो मैंने ये इंडिया की रिवर्स का क्या बना दिया, कलेक्शन बना दिया। इंडिया की रिवर्स का क्या बना दिया, कलेक्शन। अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस कलेक्शन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बहने वाली कोई रिवर का नाम आएगा क्या, क्या अफ्रीका के अंदर बहने वाली किसी रिवर का नाम आएगा क्या। अगर मान लो मैं इसके अंदर नील रिवर और डाल देता, ऐसे नील और लिख देता, तो नील रिवर इंडिया की रिवर है या फिर अफ्रीका की रिवर है, अफ्रीका की। अगर मैं इसके अंदर नील और लिख देता तो ये मेरा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनता, मेरा कलेक्शन कैसा नहीं बनता, वेल डिफाइंड। हाँ, अगर मैं इससे ये नील हटा देता, ये नील हटा दूं इससे, तो अभी मेरा कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, रिवर भी हो सकती हैं, पर्वत भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, थर्ड एग्जांपल देखो। ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको कल ही करवा दिया, ये वाला एग्जांपल तो हम कल ही कर चुके। आपको वोवल्स को कलेक्ट करना है, वो भी किसके, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स को आपको क्या करना होगा, कलेक्ट करना है। इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल्स को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो इंग्लिश अल्फाबेट की वोवल कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। क्या इस कलेक्शन के अंदर बी जाएगा क्या बी इस कलेक्शन के अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या इस कलेक्शन के अंदर एक्स जाएगा, नहीं जाएगा। वाई जाएगा क्या, नहीं जाएगा। जेड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या नहीं है, वोवल्स नहीं है। ये क्या नहीं है, वोवल्स। तो ये जो कलेक्शन बनाना है, ये किसका बनाना है, सिर्फ वोवल्स का बनाना है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा। आगे चलते हैं, इसके आगे का ये एग्जांपल आपको घर से पढ़ना है, घर से आपको सोचना है कि ये एग्जांपल कैसे होगा। ये एग्जांपल के बारे में घर से पढ़ोगे, ये एग्जांपल के बारे में घर से पढ़ोगे। इन दो एग्जांपल्स के बारे में आप कल घर से देखोगे। कमेंट बॉक्स में अगर आपको आ जाता है तो आपको यस लिखना है। अगर आपको ये दो एग्जांपल समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछेंगे, मैं आपको समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ये दो एग्जांपल्स आपको घर पे देखने हैं। ये एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं। ये दो एग्जांपल आप घर से देखेंगे। अगर आपको ये आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको यस लिख के बताना है, नहीं आते हैं तो आपको नो लिख के बताना है। मैं आपको ये दोनों समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। अब चलते हैं। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। बुक वाले ने अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बुक वाले ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे दी। बुक वाला कहना चाहता है इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं ना, इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। जितने पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही क्या आते हैं, रूट आते हैं। अगर 3 पावर की इक्वेशन होती है तो उसके 3 रूट आते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आने वाले हैं, 2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आने वाले हैं ना, उनको रूट बोलते हैं। सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, रूट। तो कितने रूट आने वाले हैं, 2। अब सॉल्यूशन बोलता है इसके 2 सॉल्यूशंस निकालो और उनका क्या बनाओ, कलेक्शन बनाओ। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, एक्स स्क्वायर, इस बीच वाले के क्या किए जाते हैं, फैक्टर किए जाते हैं। माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल कैसे फाइंड किए जाते हैं, ये आपके एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है
जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको ये रूट निकालना सिखाऊंगा। अभी एक बार आप डायरेक्ट इतना जल्दी में थोड़ा ध्यान रखें कि इस बीच वाले के फैक्टर किए जाते हैं। बीच वाले के फैक्टर हमें इस प्रकार से करने होते हैं कि जोड़ने और घटाने पे तो कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए। तो इनको ऐड करके देखो 5x आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आएगा, 6x² आएगा। अगर मैं यहां से कॉमन लूं x, तो यहां पे कितना बचेगा x, और यहां पे कितना बच जाएगा 2। अगर यहां से मैं -3 कॉमन लेता हूं तो यहां पे कितना बचेगा x, और यहां पे कितना बच जाएगा -2 = 0। मैं फिर से x - 2 कॉमन लेता हूं तो इधर से x - 2 कॉमन आ गया, तो इधर तो कितना बच गया x, और इधर से x - 2 कॉमन आ गया तो इधर कितना बच गया 3 = 0। एक बार x - 2 को 0 कर दिया जाएगा, और एक बार किसको 0 कर दोगे, x - 3 को 0 कर दोगे, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। जब x को 0 इसको 0 के इक्वल करोगे तो 2 आएगा, और इसको 0 के इक्वल करोगे तो कितना आएगा 3। यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 सॉल्यूशन आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं, 2। एक आंसर आता है 2, और एक आंसर कितना आता है 3। इनका कलेक्शन बनाना है, इनका कलेक्शन बनाना है, तो 2 और ये हमने क्या बना दिया, कलेक्शन। तो ये सॉल्यूशन है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या इसके भी 2 और 3 आ रहे हैं क्या, बिल्कुल। और हमारे भी कितने आ रहे हैं, 2 और 3। क्या इस कलेक्शन के अंदर 4 जाएगा क्या नीचे वाला कलेक्शन सही है या फिर ये कलेक्शन सही है, बताना कौन सा कलेक्शन सही है, कौन सा कलेक्शन सही है, बताओ सब एक बार। ये कलेक्शन सही है या फिर ये वाला, नीचे वाला कलेक्शन सही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही रूट होते हैं, और वो रूट हम निकाल के देख चुके हैं, कितने आ रहे हैं 2 और 3। ये हमने निकाले कैसे, ये जब एक चैप्टर आपके दिया हुआ है वो चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं। अभी थोड़ा एक बार ध्यान में रखें। तो हालांकि आपके 9th क्लास में भी हैं, 10th में भी हैं, लेकिन एक बार आप ध्यान भी रखें। तो ये हमारा कलेक्शन क्या है, सही, और ये हमारा कलेक्शन क्या है, गलत। इतनी बात सबको क्लियर है क्या, आगे चलते हैं। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई, पहली बात तो हमें समझ में आया, एक बात तो हमें पहली बात तो ये समझ में आई कि सेट चैप्टर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बस वो कलेक्शन होना कैसा चाहिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद हम सेट का क्या देख चुके, इंट्रोडक्शन देख चुके। उसके बाद सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम यहां पे हैं। यहां पे आने के बाद हम इसके यहां तक ये 5 एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 6। इसमें से मैंने 2 एग्जाम्पल आपको घर से समझने के लिए दिए हैं, वो आप घर से समझना। आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। लेकिन अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे वो क्या बोलता है देखो, वी नोट दैट each of the above example is well defined collection of objects in the sense, वो ऐसे कहना चाहता है कि ये जो 5-6 एग्जाम्पल थे ना, ये सारे सेट के एग्जाम्पल हैं, और जो आपने कलेक्शन बनाया है ना, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड तो अपने आप ही है। मैंने कहा कि रिवर्स ऑफ इंडिया लेना है, तो क्या उसमें अफ्रीका की रिवर जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। तो वो कलेक्शन अपने आप ही कैसा है, वेल डिफाइंड है। फिर मैंने आपको कहा कि ओड नेचुरल नंबर लेने थे, तो क्या उसमें 2 जाएगा क्या, 2 नहीं जाएगा। तो वो सारे जो कलेक्शन थे ना, वो सारे कलेक्शन कैसे हैं, वेल डिफाइंड। उसने खुद नहीं कहा है कि वो सारे कलेक्शन कैसे हैं, वेल डिफाइंड। अब देखना वो वेल डिफाइंड की डेफिनेशन भी बताएगा। इन द सेंस दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन और नॉट। ये है आपकी डेफिनेशन किसकी, वेल डिफाइंड की। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये यहां से आपकी वेल डिफाइंड की डेफिनेशन है। वेल डिफाइंड की डेफिनेशन ये है, वेल डिफाइंड की डेफिनेशन ये बोलती है किसी एलिमेंट के बारे में हम बता सकें कि वो एलिमेंट उस कलेक्शन में होगा या फिर उस कलेक्शन में नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि मेरे पास इंडिया की क्रिकेट टीम है, इंडिया की क्या है, क्रिकेट टीम है, तो उसके अंदर कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर आएगा क्या। मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक बकेट है, इस बकेट के अंदर आपको चिट बनानी है, और चिट बना के इंडिया के जो क्रिकेट प्लेयर्स है ना, उनके नाम लिख लिख के डालने हैं पर्ची के अंदर। तो इस बकेट के अंदर क्या मुझे न्यूजीलैंड के किसी क्रिकेटर का नाम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये जो मेरा कलेक्शन बनेगा ना, ये मेरा कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। अब देखो डेफिनेशन, वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू द गिवन कलेक्शन और नॉट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा,
इसका हमें निश्चित रूप से पता चल जाए ना, तो वो ही क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड। अधिकतर जो बच्चे रहते हैं ना, वो इस सेट की डेफिनेशन को रट लेते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, बस इसको रटते रहते हैं, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। उनको वेल डिफाइंड का मतलब ही नहीं पता होता है। हम बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में इतना डेटा दिया गया है, अगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा डेटा है, बस शर्त यह है कि हम उसको लाइन बाय लाइन टू द पॉइंट पढ़ें। साफ साफ आपके वेल डिफाइंड की डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है, दैट वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर ए गिवन पार्टिकल ऑब्जेक्ट बिलोंग टू ए गिवन कलेक्शन और नॉट। कोई पार्टिकल उसमें होगा या फिर नहीं होगा। देखो आगे चलते हैं, आप देखो एग्जाम्पल से भी समझा रहा है वो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट रिवर नील डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आप भारत की नदियों का कलेक्शन बनाते हो ना, इंडिया की रिवर्स का क्या बनाते हो, कलेक्शन बनाते हो, तो उसके अंदर नील रिवर नहीं आएगी, क्योंकि नील इंडिया की रिवर ना हो कि कहां की रिवर है, अफ्रीका की रिवर है। कहां की रिवर है, अफ्रीका की। तो इंडिया की रिवर्स के कलेक्शन में नील रिवर आएगी क्या, नहीं आएगी। देखो, वी कैन से डेट द रिवर नील डज नॉट बिलोंग टू द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, नहीं बिलोंग करेगा। ऑन द अदर हैंड द रिवर गंगा डज बिलोंग टू द कलेक्शन, जबकि दूसरी तरफ गंगा रिवर उसमें बिलोंग करेगी। सिंपल सी बात है, गंगा रिवर तो बिलोंग करेगी करेगी, क्योंकि गंगा तो भारत की रिवर है या नहीं है। तो उसके अंदर नील रिवर बिलोंग ना करके कौन सी रिवर बिलोंग करेगी, गंगा रिवर। आगे चलते हैं, वी गिव बिलो ए फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ सेट यूज पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स। अब आपकी बुक वाले ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं सेट के जो जनरली मैथमेटिक्स के अंदर काम आते ही रहते हैं। तो बुक वाला चाहता है कि मेरे पास ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल्स हैं, सेट के, वो जनरली हमारे मैथमेटिक्स के अंदर काम आते ही रहते हैं। अब वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हम उनके बारे में देखने वाले हैं। आगे चलते हैं, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले कहता है कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको नेचुरल नंबर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। नेचुरल नंबर्स का क्या बनाना है, सेट। तो पहली बात तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इस प्रकार से चलता रहेगा, इस प्रकार से चलता रहेगा ना, 8 9 10 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ये कलेक्शन है किसका, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। क्या इसके अंदर जीरो जाएगा क्या, क्या इस कलेक्शन के अंदर अगर मैं यहां पे जीरो लिख दूं तो क्या ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है क्या, नहीं, क्योंकि जीरो मेरा नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेचुरल नंबर तो कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो ये जो मेरा कलेक्शन बना है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, और इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन को जनरली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एन से। यदि मैथ की बुक के अंदर, इस 11th क्लास की मैथ्स के अंदर यदि आपको कहीं पे कैपिटल एन लिखा हुआ मिले, कहीं पे क्या लिखा हुआ मिले, कैपिटल एन, तो मतलब वो कलेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेट की, नेचुरल नंबर्स के सेट की क्या कर रहा है, बात। तो अगर कहीं पे आपको एन लिखा हुआ मिलता है तो मतलब वो नेचुरल नंबर की किसकी बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे, तो इसको तो हटा दें, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कहना चाहता है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब आपको इंटीजर्स लेने हैं और उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब और भी आगे के नंबर्स, एंड सो ऑन का मतलब। तो ये मैंने क्या बना दिया, कलेक्शन। मैंने पहले ही कहा है सेट के अंदर जो कलेक्शन बनाया जाता है वो करली ब्रैकेट के अंदर बनाया जाता है। वो आगे आएगा, वो इसके अंदर बताने वाला है कि किसके अंदर बनाया जाता है। अभी एक बार के लिए ध्यान रखो, इस कलेक्शन को मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेरा एक क्या बन गया, कलेक्शन बन गया। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया, अगर कहीं पे आपको जेड लिखा हुआ मिले, कैपिटल जेड, तो वो मतलब किसकी बात कर रहा होता है, वहां पे इंटीजर्स के सेट की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है, इंटीजर्स के सेट की बात कर रहा होता है। आगे चलते हैं,
द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। अब वो कहना चाहता है कि आप रैशनल नंबर्स लें और उनका क्या बनाएं, सेट। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं बताना, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं बताएं सब। ऐसे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा जाता है। किसकी फॉर्मेट में लिखा जाता है, P अपॉन Q की फॉर्मेट में। साथ ही P और Q मेरे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q मेरा क्या होता है, नॉन जीरो। Q मेरा क्या होता है, नॉन जीरो। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स ही मेरे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, तो ये P अपॉन Q की फॉर्मेट में है। P भी मेरा इंटीजर है, Q भी मेरा इंटीजर है, साथ में Q मेरा जीरो है क्या, नहीं। तो ये जो मेरा एक नंबर है ना, ये नंबर मेरा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। तो बुक वाला कहना चाहता है कि आपको ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं, उनका क्या बनाना है, कलेक्शन बनाना है, और उस कलेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q से। तो N से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, Z से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, Q से कौन से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहेगा। अब बच गए आगे के 4 सेट। इन चारों सेट के बारे में आपको घर से कोशिश करनी है। पहला सेट कहना चाहता है रियल नंबर्स का सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है, रियल नंबर्स। तो नेट पे आपको सर्च करना है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आप अपनी बुक्स के अंदर देखें, 9th 10th की बुक्स के अंदर देखें कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं। अगर आपको आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उनको भी समझाने की कोशिश करूंगा। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बनाना है। किसका सेट बनाना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट बनाना है, और किसका बनाना है, पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट बनाना है। इन चारों के सेट घर से बनाओगे और घर से बनाने की क्या करोगे, कोशिश। अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको समझाने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो ये चारों सेट आपको क्या बनाने हैं, घर से बनाने। अब चलते हैं आगे। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द सिंबल ऑफ स्पेशल सेट्स गिवन अबाउ विल बी रेफर टू थ्रू आउट दिस टेक्स्ट। इसमें कहीं भी अगर आपको एन लिखा हुआ मिले, ये ऐसे कहना चाहता है ये जो स्पेशल सेट है ना, इनको नाम दे दिया गया पर्टिकुलर। अगर कहीं भी नेचुरल नंबर्स का सेट मिलता है तो वहां पे कैपिटल एन लिखा हुआ मिलेगा। कहीं भी इंटीजर्स का सेट मिलता है तो वहां पे जेड लिखा हुआ मिलेगा। कहीं भी रैशनल नंबर्स का सेट मिलता है तो वहां पे क्यू लिखा हुआ मिलेगा। कहीं भी रियल नंबर्स का सेट मिलता है तो वहां पे क्या लिखना हुआ मिलेगा, आर लिखा हुआ मिलेगा। तो बोलता है कि हमने इनको स्पेशल सेट को क्या दे दिए, पर्टिकुलर नेम दे दिया। इनको पर्टिकुलर क्या दे दिया, नेम। अब आगे चलते हैं। आगे वो कहना चाहता है अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए मैथमेटिशियन ए मोस्ट रिनोड में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, मैं फिर से बताता हूँ, इसको हटाते साइन को। देखो इधर सामने ये ऐसे कहना चाहता है कि आप भारत के 5 प्रसिद्ध गणितज्ञ, भारत के जो 5 रिनोन्ड मैथमेटिशियंस है ना, उनका एक कलेक्शन बनाओ। भारत के 5 प्रसिद्ध गणितज्ञों का आपको क्या बनाना है, एक कलेक्शन बनाना है। तो बुक वाला कहना चाहता है आप कलेक्शन तो बना दोगे, लेकिन वो जो कलेक्शन होगा ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्योंकि किसी भी मैथमेटिशियन का प्रसिद्ध होना या रिनोन्ड होना पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि मान लो मैंने एक कलेक्शन बनाया, या फिर कर्ली ब्रैकेट ही ले लेते हैं। मैंने कर्ली ब्रैकेट लिया, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने 5 मैथमेटिशियन के नाम डाल दिए, ए बी सी डी ई। मैंने कहा कि ये 5 मैथमेटिशियंस हैं। इन मैथमेटिशियन, ये जो मैथमेटिशियन है ये फेमस मैथमेटिशियन है, यानी नोड मैथमेटिशियंस है मान लो। अब कोई एक मेरे से आके पूछे कि आपने इस ए मैथमेटिशियन का ना यहां पे नाम डाल दिया, जेड मैथमेटिशियन भी तो अच्छा मैथमेटिशियन है, आपने जेड का नाम क्यों नहीं डाला इसके अंदर। जेड मैथमेटिशियन भी तो अच्छा, क्या पूरे भारत के अंदर 5 मैथमेटिशियन है क्या। तो कोई मेरे को आके बोले आपने जेड का नाम क्यों नहीं डाला। आपके पास ऐसा कौन सा क्राइटेरिया था कि आपने बता दिया कि ये 5 तो रिनोन्ड मैथमेटिशियन है, जेड नहीं है। तो ये जो कलेक्शन बन रहा है, ये मेरा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। ये मेरा कलेक्शन क्या नहीं है, वेल डिफाइंड। देखो उसने साफ कहा है
अगेन द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड is not well defined because the criteria for determining a mathematician a most renowned from vary person to person। यानी कि किसी का रिनोड होना पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आपकी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में से 5 बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं वो बाहर आ जाए। 5 बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो बाहर आ जाओ, तो आप 10 में से कौन से 5 बच्चे बाहर जाओगे बताओ? आपके मन में डाउट रहेगा नहीं रहेगा कि मैं अच्छा हूं नहीं हूं? मान लो कोई बच्चा उठ के बाहर चला गया, उसको सर ने डांट दिया, आप कहां से अच्छे हो? तो वो 5 बच्चों का कलेक्शन बनेगा, क्या वो वेल डिफाइंड होगा? क्या नहीं होगा। हाँ, मैं ऐसे बोलता कि 5 बच्चे वो क्लास से बाहर आ जाएं जिनके 10th में 90% से अबव है। जिनके किससे अबव है? 90% से। अब मेरे मन में डाउट नहीं था, अगर मेरे 90% से अबव होते तब तो मैं क्लास से बाहर चला जाता, अदरवाइज चुपचाप क्लास के अंदर क्या रह जाता? बैठा रह जाता। तो 90% से अबव होना तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। और सिर्फ मैं ऐसे बोलूं कि 5 अच्छे बच्चे बाहर आ जाओ, तो किसी का अच्छा होना ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है? वेरी करता है। तो विश्व के 5 प्रसिद्ध मैथमेटिशियन का जो कलेक्शन बनेगा ना, वो कलेक्शन कैसा नहीं होगा? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? वेल डिफाइंड। तो कुल मिला के इससे वो वेल डिफाइंड की डेफिनेशन ही समझाना चाहता था। आगे चलते हैं। अब इधर देखो, अब देखो ये डेफिनेशन पे आता है सेट की। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इस डेफिनेशन को स्टार लगाते हुए लिख लो। अगर आप नोट बना रहे हैं तो ये सेट की डेफिनेशन है। और कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो कल की क्लास के अंदर मैंने सेट की ये ही डेफिनेशन लिखी थी कि जो सेट होता है ना वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका? ऑब्जेक्ट्स का। अब इस लाइन के अंदर लिखी हुई हर एक बात आपको समझ में आती है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकती हैं, रिवर्स भी होती सकती हैं, प्लेयर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे कुछ भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन कैसे बनाते हैं मैंने वो भी समझा दिया। करली ब्रैकेट के अंदर उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाना होता है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है मैंने आपको वो भी समझा दिया। तो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो इस डेफिनेशन को स्टार लगाते हुए लिख लें आप। समझ गए? आगे चलते हैं। अब वो ऐसे कहना चाहता है, अगर कहीं पे आपको ऑब्जेक्ट से लिखा हुआ मिले, कहीं पे आपको एलिमेंट से लिखा हुआ मिले, कहीं पे आपको मेंबर लिखा हुआ मिले, एक ही बात है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तीनों एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स। मैं आपको बोलूं कि आप इंग्लिश अल्फाबेट के 5 जो वोवल्स है ना उनका क्या बनाओ? कलेक्शन बनाओ। तो इनको मैं ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकता हूं, मेंबर भी बोल सकता हूं, इनको आपको क्या बोल सकता हूं? एलिमेंट भी बोल सकता हूं। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट ना लिख के अगर यहां पे एलिमेंट लिखा हुआ आता तो भी एक ही बात थी। अगर यहां पे एलिमेंट ना लिख के यहां पे मेंबर लिखा हुआ था तो भी एक ही बात थी। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि कहीं पे कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कहीं पे एलिमेंट लिखा हुआ है, कहां पे मेंबर लिखा हुआ है, कहां पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये तीनों एक दूसरे की क्या है? सिनोनिम्स हैं। तीनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स। तो इस लाइन को याद रखना। फर्स्ट लाइन क्या रखना? याद। आगे चलते हैं। सेकंड लाइन पे देखो, The sets are usually denoted by capital letters A, B, C, X, Y, Z, X। मैं आपको बोलूं कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स के 5 वोवल्स का कलेक्शन बनाना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के 5 वोवल कौन कौन से होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू। ये मैंने एक बना दिया कलेक्शन। अब इस कलेक्शन को बाहर से कुछ नाम दिया जाए, तो इस कलेक्शन को मैं बाहर से ए नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? ये ऐसे कहना चाहता है, ये जो बाहर से इस सेट को जो नाम दिया जाता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाता है। हमेशा किस में दिया जाता है? कैपिटल लेटर में। ए देना चाहो तो ए दे दो, बी देना चाहो तो बी नाम दे दो, सी नाम देना चाहो तो सी नाम दे दो, एक्स नाम देना चाहो तो एक्स नाम दे दो, वाई नाम देना चाहो तो वाई दे दो, जेड नाम देना चाहो तो जेड दे दो, डी नाम देना चाहो तो डी नाम दे दो, ई नाम देना चाहो तो ई नाम दे दो।
इसका मतलब किसी सेट को जब बाहर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही किया जाता है। किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल। हाँ, मर्जी है उसको जो नाम दे दो, मर्जी है उसको कुछ भी नाम दे दो, 26 लेटर होते हैं उनमें से कुछ भी नाम दे दो, लेकिन दोगे किसमें? कैपिटल लेटर के अंदर दोगे। किसके अंदर दोगे? कैपिटल लेटर के अंदर। दूसरी बात याद रखना, पहली याद रखोगे और कौन सी याद रखोगे? सेकंड। आगे चलते हैं तीसरी पे। तीसरी देखो, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट्स, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि 5 वोवल्स लेने हैं, 5, तो ऐसे ऐसे नहीं ले सकते आप। ए बी सॉरी ए ई आई ओ यू, ये आपका सेट नहीं है, ये आपका सेट नहीं है। एलिमेंट्स को, मेंबर्स को या ऑब्जेक्ट्स को हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। ए ई आई ओ यू हमेशा किसके अंदर? स्मॉल लेटर। हाँ, बाहर से नाम कैपिटल लेटर में दोगे, बाहर से नाम किसमें दोगे? कैपिटल लेटर में। तो तीनों बात याद रहेंगी क्या? पहली बात तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, बाहर से कैपिटल लेटर में नाम दिया जाता है, एलिमेंट्स स्मॉल लेटर के अंदर आते हैं। तीनों बात याद रहेंगी। आगे चलते हैं, अब नई बात पे चलते हैं। अब जैसे मान लो मैंने 5 वोवल्स का सेट बनाया, 5 वोवल्स का मैंने सेट बना दिया, ए ई आई ओ यू, और मान लो मैंने इस सेट को एक बार के लिए ए नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो ए एलिमेंट है इस सेट ए में है या नहीं है? ई जो है वो इस सेट ए में है या नहीं है? आई जो है वो इस ए में है या नहीं है? ओ जो है वो इस ए में है या नहीं है? यू जो है वो ए में है या नहीं है? क्या स्मॉल बी या फिर जो बी है वो ए में है क्या? नहीं है। अब बात आती है कि मैथ में इसमें लिखूं कैसे? कोई आपसे पूछ ले क्या स्मॉल ए या फिर ई सेट ए में है क्या? बिल्कुल है। तो ऐसे थोड़ी ना लिख के आओगे, स्मॉल ए सेट ए में है, स्मॉल ई सेट ए में है, आई सेट ए में है, ओ सेट ए में है, ऐसे नहीं लिखते। मैथमेटिक्स के अंदर ऐसे नहीं लिखते। मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशल नोटेशन है, उन नोटेशंस का क्या किया जाता है? यूज। अगर आपको कोई बोले तो इस साइन का यूज किया जाता है, ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस साइन को कहा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या कहा जाता है? बिलोंग्स टू। या फिर एप्सिलॉन, इसको क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है इसको? एप्सिलॉन। इसको क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन। और इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। इस साइन को कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन। और इसका मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू। और हिंदी में क्या मतलब? शामिल करता है। हिंदी में क्या मतलब होता है इसका? शामिल करता है। क्या मतलब होता है? शामिल करता है। तो ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए, यू बिलोंग्स टू ए। क्या मैं ये भी लिख दूं क्या? बी बिलोंग्स टू ए। क्या ये लिखा हुआ सही है क्या? क्या मेरा ये लिखा हुआ सही है क्या? क्या मेरा ये लिखा हुआ सही है क्या? नहीं, ये लिखा हुआ मेरा सही नहीं है। क्यों? इसके अंदर मेरा बी है क्या? नहीं। तो फिर बात आती है कि जो बिलोंग नहीं करता उसके लिए कौन सा साइन काम में लें? उसके लिए ये साइन काम में लिया जाता है ऐसे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे कट कर दिया जाता है ए। इस साइन को कहा जाता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इस साइन को क्या कहा जाता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। इतनी बात सबको समझ में आती है? कोई आपसे पूछ ले क्या एक्स बिलोंग्स टू ए या नॉट, क्या ये सही है या ये सही है? बताना, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सही है, ये गलत है। क्योंकि इसमें एक्स है क्या? नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है उसी के बारे में बताना चाह रहा हूं। आप देखो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि कोई ए किसी सेट ए का एलिमेंट है, देखो एलिमेंट को दर्शाने के लिए स्मॉल ए लिया है और सेट को दर्शाने के लिए क्या लिया है? कैपिटल ए। एलिमेंट को दर्शाने के लिए स्मॉल ए, सेट को दर्शाने के लिए क्या लिया है? स्मॉल ए।
वी से डेट ए बिलोंग्स टू ए, इसको हम बोलेंगे क्या, ए बिलोंग्स टू ए। द ग्रीक सिंबल, इसको ग्रीक सिंबल है ये क्या, एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन इज यूज टू डिनोट द फ्रेज। मतलब ए बिलोंग्स टू ए को दर्शाने के लिए जो फ्रेज काम में लिया जाता है या जो नोटेशन काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। दस वी राइट, तो हम ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए। इफ बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर मान लो बी सेट ए का एलिमेंट नहीं है तो क्या लिखोगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। आगे की तरफ चलते हैं। आगे वो कहना चाहता है देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। किसी भी सेट को दर्शाने के दो प्रकार के क्या होते हैं, तरीके होते हैं, या दो प्रकार के क्या होते हैं, मेथड होते हैं। एक मेथड कहलाता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, एक मेथड कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी सेट को आगे रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक मेथड कहलाता है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, और एक मेथड क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा तो रोस्टर और कैसे टेबुलर फॉर्म होता है और कौन सा फॉर्म होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक बार हम यहां तक रिवीजन करेंगे, यहां तक रिवीजन करेंगे और इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। देखो हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन टू द एनसीईआरटी से चल रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई हर एक लाइन आपको समझाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार हम रिवीजन करते हैं, देखो शुरू से। एक बार क्लीन हो जाए थोड़ा। देखो देखो सबसे पहले तो हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11 का। क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है कौन सा, सेट। सेट का हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ चुके और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि सेट सबसे फंडामेंटल चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो, अगर आपके 11th में नहीं आता है तो आपको 12th में भी आगे मैथ समझ में नहीं आएगी, 12th की चीजें भी आपको रटनी पड़ेंगी। तो सेट चैप्टर तो आपका आना ही चाहिए। उसके बाद हमने देखा था सेट और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें। सेट की हमने डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन देखने के बाद सेट के हमने ये 5 एग्जाम्पल देखे थे, 6, जिनमें से 4-5 एग्जाम्पल मैंने बताए थे और 1-2 आपको घर से करने के लिए दिया था। इसके आगे चलते हैं। सेट की हमने ये कुछ सेट हैं जिनको पर्टिकुलर इसी नाम से जाना जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स के सेट को z से, रैशनल नंबर के सेट को q से, रियल नंबर के सेट को r से, पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से, पॉजिटिव रैशनल को q प्लस से, पॉजिटिव रियल नंबर्स को r प्लस से। ये पर्टिकुलर कुछ सेट्स हैं। इसके बाद ये हमारी सेट की डेफिनेशन निकल के आई थी, A well-defined objects of collection of a well-defined collection of objects is called set। ये हमारी किसकी डेफिनेशन निकल के आई थी, सेट की। उसके बाद मैंने सेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। पहली बात तो ये थी कि ये तीनों एक ही बात है, चाहे ऑब्जेक्ट बोल लो, चाहे एलिमेंट बोल लो, चाहे मेंबर बोल लो, एक ही बात है। सेट को रिप्रेजेंट करने से बाहर के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। देखो साफ साफ लिखा है उसने, कैपिटल लेटर्स। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, स्मॉल लेटर का। उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर मैंने बताया था कि ये जो साइन होता है ना, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, यानी कि कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद मैंने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के आगे दो मेथड होते हैं। एक मेथड को बोलते हैं रोस्टर और कौन सा फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और दूसरे को क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लास समझ में आ रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी क्लासेस हमारी समझ में आ रही हैं।
तो आप हमारी वीडियोस के लिए सिर्फ इतना करें कि अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम कंटिन्यू इसी, अगर मोटिवेशन बना रहेगा तो हम रेगुलर रूप से आपसे जुड़े रहेंगे। तो आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही हमारी सभी क्लासेस बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।